कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं मैं, और आप भी इन प्रश्नों को लिखेंगे। वाई अ पर्सन नीड्स एजुकेशन। लिटरेसी नहीं पूछ रहा हूं, वाई अ पर्सन नीड टू बी लिटरेट, पूछ रहा हूं वाई अ पर्सन नीड्स एजुकेशन। इसका आंसर तो सबको पता ही होगा, कुछ बताना चाहेंगे कुछ नहीं बताना चाहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए किसी ने क्लास 12th पास कर लिया, तो उसकी क्वालिफिकेशन हो गई 12th क्वालिफाइड। अब दो तरह के लोग होते हैं। किस तरह के? एक ये सिंगल लाइन वाले, जिनका जीवन में कुछ अस्तित्व होता है और ये आगे पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करते हैं। और कुछ 1 से 2 हो जाते हैं, शादी ब्याह कर लेते हैं और कहते हैं इतनी ही पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज्यादा थी, यही मर मर के की थी। हम तो माता पिता से कह रहे थे कि बाल विवाह करा दो 6ठी 7वीं में ही, ताकि इन्फ्लेशन का शिकार जो सोना वगैरह महंगा होता है वो ना हो। तो भाई इन कैटेगरी वालों की तो हम कोई बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। बट ये जो 12वीं के पास कर जाएंगे और 12वीं के बाद पढ़ाई करेंगे, तो दे विल डू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट चिल्ड्रन? ग्रेजुएशन। कुछ मेरी तरह हबशी टाइप के होते हैं, वो और पढ़ना चाहते हैं ताकि बढ़िया नौकरी मिल जाए, या नौकरी ना भी मिले तो दहेज थोड़ा ज्यादा मिल जाए, थोड़ी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है इससे, और कोई फायदा नहीं होता। अकल तो जितनी 10वीं पास रहती है आदमी पर, जिंदगी भर उतनी चलती है। उसके बाद लोग बोलते हैं कि भाई ये भी पढ़ लिए तो पागल होके दौड़ लें थोड़ा सा। पागल होके दौड़ लें मतलब क्या होता है सर आपका? पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अब कुछ और थोड़े हबशी टाइप के होते हैं, वो और पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं? डिलीट कर लेते हैं। सर बस इसके बाद भी कुछ होता है? नहीं, इसके बाद कुछ नहीं होता है। डीलिट इज डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। ये नहीं कि सिर्फ लिटरेचर में शेक्सपियर वाली डीलिट होती है, हर सब्जेक्ट में होता है ये। साइंस के केस में डीलिट नहीं होता, उनके केस में इट इज डीएससी होता है, दैट इज डॉक्टर ऑफ साइंस, बेसिकली व्हाट? डॉक्टर ऑफ साइंस। और पहले पीएचडी के पहले भी एक फर्जी टाइप की डिग्री हुआ करती थी, अब गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। मेरे पास है ये डिग्री, दैट इज एम फिल। नहीं, मैंने जब एम फिल किया था उसके 2 साल बाद बंद हुआ था। तो एक्चुअली पीएचडी प्रोग्राम मिनिमम 2 साल का होता है। केमिस्ट्री वगैरह की रिसर्च तो हो जाती है इतने में, बट बाकी रिसर्चेस में 2.5-3 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है। तो इतना 10वीं 12वीं के बाद आपको पढ़ना पड़ सकता है, अगर आप पढ़ना चाहें तो। और अगर दिमाग में खराब हो जाए तो मेरे को मत दोषी ठहराइएगा, सर इतना पढ़ने के बाद दिमाग में उबाल आ गया एकदम से। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि भाई इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है? सम पीपल डू बीटेक एंड ऑल और वो जॉब में चले जाते हैं। सम पीपल गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, सम गो फॉर पीएचडी, और कुछ डीलिट और डीएससी यहां तक चले जाते हैं। और उसके साथ साथ कुछ लोग यूपीएससी वगैरह क्वालिफाई कर लेते हैं आईएएस के लिए। कुछ लोग मान लीजिए एमबीबीएस कर लें, फिर स्पेशलाइजेशन के लिए एमएस या एमडी प्रोग्राम ज्वाइन कर लें। खोपड़े में बात जा रही कि नहीं जा रही है? उसके बाद कुछ लोग बीटेक वगैरह भी कर लेते हैं, मतलब नॉट ब्रेन टेक्निकली एम्बटी। देयर आफ्टर सम पीपल डू व्हाट इज कॉल्ड एज एमटेक वगैरह भी कर लेते हैं। कुछ लोग बीटेक के बाद एमटेक पीएचडी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर लेते हैं। तो मेरी सारी बातों का बस एक ही मतलब है, व्हाई वी नीड टू गेट सो मच एजुकेशन। हम इतना क्यों पढ़ना चाहते हैं? फायदा क्या होता है इतना पढ़ने से? थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो मेरे को सुनाई पड़ेगा, कान बूढ़े हो चुके हैं। टू अर्न गुड मतलब गुड़ गुड़ कमाए। टू अर्न गुड व्हाट? हाँ तो बोलिए ना, मनी। टू अर्न गुड, अरे गुड व्हाट? गुड़, वो तो अंडरस्टूड है, ओवर स्टेटेड क्या है फिर? समझ में आ गया? तो टू अर्न गुड मनी। चलिए, हमारे मालविया भाई बोल रहे हैं कि टू अर्न गुड मनी, पैसा कमाने के लिए। चलिए, तो खैर ये तो जवाब लोगों ने दे दिया। 90% लोग यही जवाब देते हैं, टू अर्न गुड, क्योंकि इससे ज्यादा गिरी हुई सोच किसी की हो ही नहीं सकती है। इंसान सिर्फ पढ़ लिख के पैसा ही कमाना जानता है बस। ये जरूरी नहीं है कि टू अर्न गुड मनी। आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ये भी अपग्रेड हो जाता है अगर आप पढ़े लिखे कम हैं। पढ़ने लिखने से मतलब ये नहीं है मेरा कि आपने क्लास 12th पास किया, ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई लिखाई कर दी, मार्कशीट वगैरह, ये नहीं है पढ़ने लिखने से मतलब। थोड़ा सा एजुकेटेड होना चाहिए, ये तो सिर्फ डिग्री मिलती है। मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन पीपल क्वालिफाइंग यूपीएससी, आईएएस बन गए, शादी भी हो गई और 2 साल बाद डाइवोर्स हो गया। हस्बैंड की भी शादी वाइफ से हुई, वाइफ की भी हस्बैंड से हुई। कहने का मतलब लड़के लड़की की शादी हुई, दोनों आईएएस ऑफिसर थे। अभी कुछ साल पहले आपने सुना होगा, वो टीना डाबी करके एक लड़की थी, और उसका हस्बैंड भी आईएएस था, वो भी आईएएस थी। शादी हो गई, फिर डाइवोर्स हो गया। उस दिन मैंने अपनी मम्मी को बताया, देखा मैं इसीलिए आईएएस नहीं कर रहा था। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया?
तो अगर आप देखते हैं कि पर्सन यूपीएससी पास है तो भाई इंटेलिजेंट तो होगा ही, कोई हलवा तो है नहीं यूपीएससी क्वालिफाई करना। दुनिया के सबसे टफ एग्जाम में आता है ये, आईटी और नीट के बाद। डाइवोर्स हो रहा है, कितने आजकल बीटेक और एमटेक कर लेते हैं, उनका डाइवोर्स हो जाता है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ये तो ऐसे ही पागल होकर दौड़ रहे थे, पीएचडी वगैरह कर लिए, इनका डाइवोर्स हो गया। तो मैं नहीं मानता कि दीज पीपल आर एजुकेटेड। हो सकता है मेरी मान्यता थोड़ी सी गलत होगी, मेरी मान्यता नहीं मानता तो संजय दत्त जी की थी, मतलब जो मेरे प्रिजम्पशंस हैं बेसिकली, हो सकता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई पढ़ा लिखा इंसान जो कहता है हमने इतनी बड़ी कंपनी खोल दी, इतना टर्नओवर जनरेट कर लिया, अरे एक बीवी संभलती नहीं है, 5,000 एम्प्लॉय को कैसे संभालोगे? नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जी को देखिए, सब बढ़िया चल रहा है, वो भी बीटेक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, एजुकेशन और लिटरेसी में बहुत डिफरेंस होता है। ये जितनी डिग्रीज आज के कॉन्टेक्स्ट में लोगों के पास रहती है बच्चों, मेरे ओपिनियन में ये एजुकेशन नहीं है, इट इज ओनली लिटरेसी। एजुकेशन तब है जब आपके अंदर टेक्निकली थोड़ी सी अकल हो, आप लोगों से ठीक से बातचीत कर पाए, लोगों को समझ पाए, लोगों को अपनी बात समझा पाए, और छोटी छोटी बातों पे डॉबरमैन और टॉमी की तरह भौंकने ना लग जाए। इज दैट अंडरस्टूड? देन अ पर्सन नीड्स टू बी एजुकेटेड। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो आपने अपने घर में मम्मी को देखा होगा, नौकरानी बहुत परेशान कर रही है, क्या मम्मी तलवारें निकाल लेती हैं, गला काट देती हैं उसका, ऐसे निंजा फाइटर बन जाती है? नो, किसी ना किसी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करती हैं। खोपड़े में बात गई, इसका मतलब योर मम्मी इज हाईली एजुकेटेड। सर वो तो कहती है मैं 12th के बाद स्कूल ही नहीं गई, 12th के बाद स्कूल होता ही नहीं, कॉलेज होता है। समझ आ गया? या वो कहे मैं तो यूनिवर्सिटी गई नहीं, नाना जी ने भेजा ही नहीं, स्टिल शी इज एजुकेटेड। तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने डिग्रियां इकट्ठी कर ली। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? तो बेसिकली अगर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देश का अच्छा है, पीपल आर वेरी वेरी हैप्पी, देयर इज लीस्ट पॉवर्टी इन द कंट्री, द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी 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 लो, या लेस भी बोल सकते हैं आप। इसका मतलब योर कंट्री इज ग्रोइंग एज वेल एज डेवलपिंग, ग्रोइंग एज वेल एज डेवलपिंग। ये सारे गुण इकोनॉमिक डेवलपमेंट के होते हैं। किसके होते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट लो है, मतलब पीपल आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ इनकम, और अगर इनकम लेवल्स आपकी कंट्री में बढ़ रहे हैं तो इट साउंड्स टू बी हैविंग गुड इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? तो कैन यू से अ पर्सन विद एन नंबर ऑफ डिग्रीज इज एजुकेटेड? ये जरूरी नहीं है। तो इन बातों को साबित करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसी ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर आप अर्निंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं तो दैट ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल। तो अगर ऑफिस पे एक कंप्यूटर है, दैट कुड बी कॉल्ड एज अ फिजिकल कैपिटल, कॉल्ड एज व्हाट? फिजिकल कैपिटल। आई रिपीट, कॉल्ड एज व्हाट? फिजिकल कैपिटल। बट जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ह्यूमन कैपिटल। सबको ह्यूमन कैपिटल का मतलब समझ में आ गया? तुम्हारा आईडी का अगला यूनिट एंड चैप्टर है चिल्ड्रन, टाइटल्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो रिक्वेस्ट एवरीबडी कि अपनी अपनी कॉपी में इस हेडिंग को झटपट डाल लें बच्चों। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही समझा दिया। जब कंट्री की इनकम बढ़ती है बच्चों, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। बट व्हेन पीपल आर हैप्पी, पॉवर्टी लेवल इज डाउन, इनकम लेवल इज गोइंग अप, एजुकेशन इज गोइंग अप, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक, गलत जवाब, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्क होता है। सिर्फ पर कैपिटा इनकम का बढ़ जाना साउंड्स टू बी इकोनॉमिक ग्रोथ। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स गो डाउन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ गया, हैप्पीनेस लेवल बढ़ गया, पॉवर्टी कम हो गई, एजुकेशन बढ़ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, सैनिटेशन सर्विसेज अच्छी हो गई, इन सब चीजों को आप क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। कैसे अचीव होगा? कुछ भी ऐसा करके जिससे कंट्री की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए। आई रिपीट चिल्ड्रन, कंट्री की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए। अभी मोदी जी जा रहे थे यूक्रेन, मेरे को कह रहे थे आप भी चलिए साथ में, मैंने कहा नहीं मैं थोड़ा आजकल ज्यादा बिजी हूं, तो आप अकेले हो आइए। और अगर वहां जाकर उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बोला कि आप इंडिया अपने स्टूडेंट्स को भेजिए, हम यहां से अपने बिजनेसमैन को आपके यहाँ भेजेंगे, और वो यूक्रेन में एक प्लांट लगाएंगे और उस प्लांट में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो इससे इंडिया का भी बेनिफिट होगा, पैसा कमा के यहाँ पे आएगा, और जो वहां पे उनके लोग एम्प्लॉयड होंगे उनके भी सैलरी लेवल्स बढ़ जाएंगे।
तो बोथ कंट्रीज विल हैपन टू अर्न मोर इनकम दैन दे वर अर्निंग बिफोर। तो दोनों देशों में क्या हो जाएगा बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। तो सुनने में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा टर्म है, रियलिटी में ग्रोथ में सिर्फ इनकम बढ़ती है और डेवलपमेंट में बाकी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। सो राइट डाउन दिस टू लाइन डेफिनेशन, इंक्रीज इन एन इकोनॉमीज एबिलिटी कंपेयर टू द पास्ट पीरियड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और ये पता कैसे लगेगा, बाय नोइंग ओनली वन थिंग कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, गुजिया दमालू एंड पकौड़ी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आ गया? और यही रीजन था जो मैंने आपको एनआई पहले पढ़ाया था। अब आप समझ गए व्हाट इज जीडीपी चिल्ड्रन। तो ऐसा नहीं कि हम कोई भी चैप्टर एक साथ घसीटे जाएं, हर चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो अगर ये पहले पढ़ते हैं तो शायद मैं आपको बस इतना बताता, जीडीपी समझ लो देश में कितने का सामान बिका, बट अब आप जीडीपी को फील कर पा रहे होंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और एग्जाम में ज्यादा चौधरी ना बन जाना, वहां पता लगा लिख के आए, कैन बी डिटर्मिन्ड बाय मेजरिंग द चेंज इन जीडीपी ऑफ अ कंट्री। जीडीपी इज ऑफ टू टाइप्स, जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये सब ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, डोंट राइट इररेलेवेंट मटेरियल। समझ में आ गया? चलिए झटपट इसको कॉपी करें बच्चों, कोई क्वेरी है तो आस्क। चलते हैं आगे बच्चों। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की कैसे बढ़ेगी, कैसे होगी चिल्ड्रन, दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। आपके पास एक जमीन है बहुत बढ़िया, उसके ऊपर आप एक हॉस्पिटल सेटअप कर दें, उसके ऊपर आप एक स्कूल सेटअप कर दें, उसके ऊपर आप एक फैक्ट्री लगा दें उस जमीन पे, तो फैक्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे, हॉस्पिटल में पेशेंट्स आएंगे, इलाज होगा, वो रेवेन्यू देंगे हॉस्पिटल को। मेनी थिंग्स कैन बी डन चिल्ड्रन। और यहाँ काम कौन करेगा, अल्टीमेटली पीपल, अल्टीमेटली पीपल। बट अगर उनके पास अकल ही नहीं होगी तो क्या ये इस फिजिकल रिसोर्स से कुछ अर्निंग कैपेबिलिटीज क्रिएट कर पाएंगे? नॉट एट ऑल। तो खाली जमीन का टुकड़ा है, कोई काम ही नहीं है, एकदम बेकार पड़ा हुआ है, तो इट इज अ फिजिकल कैपिटल जो किसी काम का नहीं है। बट अगर माली उस जमीन के ऊपर चालू कर दे गेंदे के फूल की खेती, चालू कर दे रोज की फार्मिंग, चालू कर दे वो महंगी वाली रईसों की गोभी, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकली, और वो रंग बिरंगी शिमला मिर्च जो आती है आजकल, और वो मशरूम उगाना, तो ये जो बैरन लैंड था जो किसी काम का नहीं था, इट विल स्टार्ट अर्निंग लैक्स एंड करोड्स। यस और नो? काफी आईआईटीएन और आईएम्स के ग्रेजुएट्स आजकल ये सब काम कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो इनको अच्छा बनाने के लिए इनका एजुकेशनल प्रोफाइल पहले बढ़ाना पड़ेगा। तो एक जमाना था जहां पे लोग आईआईटी में जाके बच्चों बीटेक प्रोग्राम करते थे, बट आज अगर बीटेक के साथ वो कोडिंग सीख लेंगे तो देयर अर्निंग कैपेबिलिटीज वुड एनहांस। क्यों भाई एनहांस हो जाएगी? आप अपने मोहल्ले में एक सर्वे कर लीजिएगा, ऐसे ही घूमते टहलते, फॉर्मली नहीं इनफॉर्मली, और देखिएगा कितने लोगों के घर में कंप्यूटर है, और फिर देखिएगा कितने लोगों के घर में मोबाइल फोन है। तो आपको मोबाइल फोन लगभग हर घर में दो चार पांच मिल जाएंगे, बट कंप्यूटर शायद एक दो ही मिले। और जितना काम आजकल कंप्यूटर करता है, मोर और लेस मोबाइल भी उतना काम कर ही देता है। अभी मोबाइल में जनरली कोडिंग करना इसलिए पॉसिबल थोड़ा कम है क्योंकि कीबोर्ड अलग से मिलता नहीं है, तो वो उतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता। एल्स आप मोबाइल में भी अगर कोडिंग करना चाहें तो इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है वहां पे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर, बट उसको आप एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे? क्योंकि जो विंडोज पे चलने हैं आपके प्रोग्राम वो लैपटॉप पे तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बट मोबाइल पे आपके पास विंडोज प्लेटफॉर्म पहले हुआ करता था, तब कोडिंग नहीं थी। आज कोडिंग है तो विंडोज प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आपको कोडिंग करने के लैपटॉप चाहिए। तो अगर आपने लैपटॉप पे कोडिंग सीख ली और आपने बीटेक भी कर लिया, नॉर्मल बीटेक कंप्यूटर साइंस आज कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आज 90% टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स की, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की जो चल रही है, इट इज बेस्ड ऑन ऐप डेवलपमेंट। व्हाट? ऐप नहीं शरीर के अंदर, ऐप डेवलपमेंट। ऐप मतलब एप्लीकेशन, ऐप मतलब एप्लीकेशन। तो ऐप डेवलपमेंट का जो काम होता है बच्चों, वो सी प्लस प्लस, जावा, इन सब से नहीं होता। हमारे पास इनके लिए और एडवांस्ड सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज कोडिंग सॉफ्टवेयर। व्हाट? कोडिंग। अब जिस कंपनी ने जावा लैंग्वेज बनाई, जिसने सी प्लस प्लस बनाया, वही लोग बेसिकली कोडिंग के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। आप ऐसा समझ लें, दादाजी के जमाने में घर में बड़े बड़े रूम्स, ड्राइंग रूम्स हुआ करते थे, क्यों? परिवार बड़े थे, तो बड़े फर्नीचर का चलन ज्यादा था। आई रिपीट, बड़े फर्नीचर का चलन ज्यादा। लोग भी थोड़े हट्टे कट्टे हैवी ड्यूटी थे। आजकल तो चिमिरकी चिमिरकी टाइप लड़के हैं। अगर रॉयल एनफील्ड में सेल्फ स्टार्ट बंद हो जाए, सब वो हीरो होंडा स्प्लेंडर खरीद लेंगे। समझ में आ गया? पता लगा किक मारे उड़ गए ऊपर, इतना तेज रॉयल एनफील्ड में झटका लगेगा।
समझ में आ गया? नहीं समझ में आई बात? समझ गए? तो वो कंपनी जो पहले C++ बनाती थी, जिसके ऊपर पूरा विंडोज सॉफ्टवेयर बना है, तो पहले उसकी रिक्वायरमेंट थी। आज ज्यादातर इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मोबाइल बेस्ड हो गई है, लैपटॉप या डेस्कटॉप या पीसी बेस्ड नहीं है। तो C++ बनाने वाली कंपनी कह रही है विंडोज तो हमने बना दिया, वो तो चल रहा है, अब जमाना ऐप डेवलपमेंट का है। किसका? ऐप में और नॉर्मल इंटरनेट साइट पे फर्क क्या होता है? मान लीजिए आपने गूगल पे मैकडॉनल्ड्स की वेबसाइट खोल ली, अब वहां पे आपको 50 तरीके के तो एडवर्टाइजमेंट नजर आ जाएंगे, बट आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है, तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा काम करना है, बट ऐप पे वो काम बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? ऐप पे सिर्फ वही चीज है जो आपको ऑर्डर करनी है, आलतू फालतू का एडवर्टाइजमेंट और ये सब नजर नहीं आता। इज दैट अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? तो पीवीआर सिनेमाज आप जाएं, विंडो पे खड़े हो जाएं, कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई इधर धक्का मार रहा है, कोई पीछे से धक्का मार रहा है, पता लगा काउंटर के अंदर चले गए। और जो इंसान बोल रहा है उसको ना अंग्रेजी पूरी आती है ना हिंदी पूरी आती है, वो माइक भी अंग्रेजी टाइप का लगाया, ना आप माइक पे बोल पा रहे हैं ना वो बोल पा रहे हैं, ना आपको सुनाई पड़ रहा है, तो हाईली इनकन्वीनियंट। व्हाट यू कैन डू, आप पीवीआर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपके पसंद की मूवीज वो लिस्टिंग कर देगा, क्योंकि वो आपके बिहेवियर को जानता है। तो अब C++ का काम कम हो गया है और कोडिंग ऐप डेवलपमेंट का काम बढ़ गया है। तो आजकल आईआईटीज में भी बीटेक तो लोगों को कंप्यूटर साइंस में कराया जा रहा है, बट अब वो टाइम पास एजुकेशन हो गई है। नाउ मोर फोकस इज ऑन कोडिंग। तो एक जमाना था जहां पे सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पे फोकस होता था, उसके बाद देखा कि भाई टेक्निकली स्किल्ड इंजीनियर्स तो हमने प्रोड्यूस कर दिए, बात ही करनी नहीं आती है, सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, बेचने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो आईआईटीज में कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट किया गया। किस पे? कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इंग्लिश टीचर्स को पकड़ा गया कि हमारे इन गवार इंजीनियर्स को, जिनके पास दिमाग है, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट अच्छा जानते हैं, ये सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, ये मशीन अच्छी बना लेते हैं, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं, बट दे लैक सेलिंग स्किल्स। व्हाट? सेलिंग स्किल्स, जिसके लिए इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स को डिग्री कॉलेजेस में, एमबीए कॉलेजेस में और ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हायर किया गया। अब भाई बोलना चालना भी ठीक से आ गया। जिस टेक्नोलॉजी पे काम करने गए थे, अब वो टेक्नोलॉजी एक्सटिंक्ट हो गई है, नई टेक्नोलॉजी क्या आ गई? कोडिंग। तो अब आप बीटेक करिए, या इवन अगर आपने बीबीए प्रोग्राम ज्वाइन किया, एमबीए ज्वाइन किया डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में। किसमें? डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में। आज 90% शॉपिंग जो बड़ी डेवलप्ड सिटीज हैं वो बाजार जाके नहीं करती हैं, किस पे करती हैं? ऑनलाइन करती हैं। तो आपको आज डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। आप वो दादाजी के जमाने के मैनुअल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। पहले हर दूसरे दिन एक आंटी घर के बाहर आती थी, बेल बजाती थी और कुछ प्रोडक्ट साबुन तेल लेके बेचने आती थी। इधर आ रही है? नहीं आ रही, क्योंकि उनको पता है कि लोगों के पास टाइम है ही नहीं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में बिजी है बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी काफी होने लग गया है। तो घर में कौन मिलेगा? ताला और चोर। ताला और चोर। चोर कहेगा हम अपने काम पे, तुम जाओ भी, अभी यहाँ कोई शैम्पू कंघी तेल नहीं खरीदेगा। तो डिजिटल एंटरप्रेन्योर का कोर्स अगर आप करेंगे तो वहां पे आपको पाइथन सिखाई जाएगी, पाइथन के बाद जावा सिखाई जाएगी, बेसिक प्रोग्रामिंग समझ लो। और प्रोग्रामिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्क्रैच नाम का एक सॉफ्टवेयर आपने यूज किया होगा कभी, शायद नहीं यूज किया, ऐसे बहुत ढेर सारे आते हैं। तो ये सब चीजें आपको सिखाएंगे, इसलिए नहीं कि आप कोडर ही बने। अगर आप कोडर बनना चाहें तो आपकी बेसिक स्किल्स प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत होनी चाहिए। फिर आपने आईआईएम से क्या कर लिया? एमबीए। ये भी आप डिजिटल मार्केटिंग में करना चाहते हैं, तो जब आप किसी कंपनी के हेड बनेंगे तो पता लगा आपका जूनियर एम्प्लॉय आपको फूल कर रहा है, साहब जी ये ऐप बनाने में कम से कम 2 महीना लगेगा और काम है 4 दिन का, कितने दिन का? फालतू में 2 महीने आप उसको सैलरी देंगे, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। दैट्स वाई यू नीड टू बी एजुकेटेड, ताकि सही तरीके को, गलत तरीके को डिफरेंशिएट करने में आप केपेबल हो पाए। समझ में आ गई बात? पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो फिजिकल रिसोर्स तो आपके पास है, बट आपको उसको कन्वर्ट करना है अर्निंग रिसोर्स में। कैसे कन्वर्ट होगा? व्हेन वी हैव ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब समझ में आ गया? तो यू आर 10वीं पास, 12वीं पढ़ गए और कुछ अर्निंग कैपेबिलिटीज बना ली, तो यू विल बी कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल। ग्रेजुएशन कर लिया, अर्निंग कैपेबिलिटी और बन गई, अगेन आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता जा रहा है। समझ में आ गई बातें? कोई क्वेरी किसी की भाई? चलते हैं आगे। सो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के डिफरेंसेस लिख दीजिए, बहुत धमाकेदार हैं। ये टैंजिबल होता है, नजर आता है, और ये टैंजिबल बिल्कुल भी नहीं होता। दिस कैन बी यूज्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दीज आर द ह्यूमन बीइंग्स themselves basically. So it is tangible asset created by humans,
which is used for production. It is the collective skills, knowledge of individuals that can be used to create what children? Economic value. आपने शायद नाम सुने होंगे what is called as टम्बल ड्राई, सुना है बच्चों? टम्बल ड्राई सुना है? क्या है ये? धोबी। क्या है ये? धोबी, बट थोड़े हाई फाई धोबी हैं, थोड़े हाई फाई धोबी हैं। ये गधे के ऊपर कपड़ा लाद के नदी के किनारे नहीं ले जाते, क्योंकि आने वाले समय में तो नदियों में भी पानी सूख जाएगा, अभी भी पानी बहुत कम हो चुका है। तो इनके पास दूसरी क्लीनिंग टेक्निक्स होती हैं, और ये उन शहरों में है जहां पे लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं बट समय कम है, उनके पास इतना टाइम भी नहीं कि वो घर में कपड़ा धो पाए। तो व्हाट दे डू एक्चुअली, सवेरे ऑफिस के लिए निकलते हैं और कपड़े टंबल ड्राई को देते हैं, और कहते हैं शाम को जब हम लौटेंगे, हमारे लौटने से पहले कपड़ा हमारे घर पहुंच जाए, क्योंकि हमको शाम को बारात में जाना यही कपड़ा पहन के। तो टंबल ड्राई आपकी हेल्प कर देगा। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? तो ऐसे ढेर सारे स्टार्टअप्स इंडिया में हैं चिल्ड्रन। तो एक्चुअली जमीन फिजिकल कैपिटल, वॉशिंग मशीन फिजिकल कैपिटल, बट उसकी सर्विस लोगों तक पहुंचे, कपड़ा धुल के बढ़िया क्वालिटी का वॉश मिल जाए आपको, ये काम जिसने किया तो उसने भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया। मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ, ये सत्य घटनाओं पे आधारित है चिल्ड्रन। काफी बीटेक्स इंडिया में होते हैं, या काफी बोलना गलत होगा, मेजॉरिटी बीटेक्स जिनको लगभग 3 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक का पे पैकेज मिलता है। आप शायद गेस भी नहीं कर पाएंगे काम क्या करते हैं। मैं बताता हूँ काम क्या करते हैं। इनको HCL जैसी कंपनीज हायर करती हैं और इनसे बोलती हैं कि घर से चादर लेते आना। एक क्या लेते आना? चादर। सर चादर का क्या काम, ऑफिस में सोएंगे क्या? नहीं सोएंगे नहीं। ये बोलेंगे कि भाई हमको सैमसंग के लिए वॉशिंग मशीन बनानी है। व्हाट? वॉशिंग मशीन। तो HCL ने अपनी नोएडा की जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वहां पे वॉशिंग मशीन को टेस्ट करना है। 15 मिनट वॉशिंग मशीन की मोटर चला के देखेंगे चादर में गंदगी कितनी साफ हुई। अगर साफ हो रही है तो 15 मिनट पे क्लॉक स्पीड को फिक्स कर देंगे, हर 15 मिनट पे वो रीसेट होके ऑफ होके नाचती रहेगी। घर में वॉशिंग मशीन होगी बच्चों के, बीच बीच में वॉशिंग मशीन बंद हो जाती है ना ऑटोमेटिकली, वो यही लोग करते हैं। जब पता लग रहा है कि चादर 8 मिनट में ही धुल जा रही है, तो क्या 15 मिनट का टाइमर सेट करने की जरूरत है? तो 8 मिनट का टाइमर सेट कर दिया। तो जो 2 कौड़ी के दलिद्र बीटेक होते हैं जिनका 000 का स्कोर आता है, या माइनस में आईटी में इनका स्कोर आता है, ये खुश होते हैं, हमारा अभी आधा नंबर आ चुका है पापा, आधा आना बाकी है। पापा पूछते हैं कैसे बेटा? ये देखिए ये डैश लिखा है ना, यहाँ पे भी नंबर भरा जाएगा पीछे। पापा कहेंगे बेटा 0 भरा जाएगा यहाँ पे, तो डैश का मतलब -58 परसेंटाइल। समझ में आ गया? तो ऐसे दलिद्रों को कहाँ पे नौकरी मिलती है? ये HCL की टेस्टिंग फैसिलिटी में 25-30 हजार रुपए महीने की नौकरी पा जाते हैं। घर से ये चादर लेके आते हैं और वॉशिंग मशीन में टेस्ट करते हैं। इनको रिपोर्ट बनानी होती है, ये दिन भर धोबी का काम करते हैं। और इनके माँ बाप दूसरे शहर में क्या कहते हैं? बीटेक है मेरा बेटा, बीटेक। कॉलर उठा के यही कॉलर साफ करेगा एक दिन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पिक्चर अभी बाकी है बच्चों, परेशान मत होइएगा, अगली कहानी सुनिए। ऐसे कुछ दलिद्र 60,000 रुपए की नौकरी गूगल में भी करते हैं। कितने की? 60,000 रुपए की। इनका क्या काम होता है? इनको दिन भर मोहब्बतें मूवी देखनी है। कौन सी मूवी देखनी है? मोहब्बतें मूवी देखनी है। इनको अपनी नौकरी से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं होती है। मोहब्बतें मूवी दिन भर क्यों देखते हैं? गूगल कह रहा है यूट्यूब पे चेक करो बैंडविड्थ का ग्लिच कहां पे आ रहा है। ऐश्वर्या राय ने ऐसे साड़ी उड़ाई अपनी, अब वो बॉक्स बॉक्स बनने लग गए। तो जो मूवी देख रहा है यूट्यूब पे वो कहेगा बेकार कनेक्टिविटी है, तो वॉच नहीं करेगा। वॉच नहीं करेगा तो यूट्यूब की सर्विस वो यूज नहीं करेगा। यूट्यूब की सर्विस यूज नहीं करेगा तो उसमें वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेगा। एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेगा तो उसको क्लिक नहीं करेगा। क्लिक नहीं करेगा तो अमेजोन का रीबॉक का जूता कैसे बिकेगा डुप्लीकेट वाला? तो आप इसमें ग्लिच नोट करिए। वो डायरी पेन लेके बैठते हैं, ग्लिच लिखते हैं। किस किस में? 3 मिनट 40 सेकंड से लेकर 3 मिनट 43 सेकंड तक का ग्लिच था। 1 घंटे 40 मिनट 42 सेकंड से लेकर 1 घंटे 40 मिनट 47 सेकंड तक का ग्लिच था। वो उस ग्लिच को प्रोग्राम के थ्रू दूर करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? खोपड़े में बात गई? चलिए पिक्चर अभी बाकी है। उसके बाद ये गेम भी खेलते हैं, दिन भर बैठ के गेम खेल रहे हैं, मारियो, कॉन्ट्रा, पबजी सब्जी जो भी। स्टेज बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है पार होने में। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो लोग हमारा गेम खेलेंगे ही नहीं। समझ में आ गया? ये जितने इंडिया के जाहिल बीटेक होते हैं 99% बीटेक यही काम करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया?
इसमें ऐसे भी होते हैं जो कुछ टाइम में मोहब्बतें मूवी देख देख कर इतना बढ़िया ग्लिच बताते हैं कि 5 साल बाद इनका प्रमोशन होता है, इनकी तनख्वाह हो जाती है 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख। समझ में आया? एआई आ गया, इनकी तनख्वाह जो 1 लाख रुपए थी बच्चों, वो मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगी, क्योंकि जो इनका काम है वो तो एआई कर देगा, अब इनकी जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये सब कहानी लग रही है। बच्चों एकदम सच्चाई है। अगर सीनियर पोजीशंस पे कुछ लोग आपके जानने वालों में नौकरियां करते हो तो पूछिएगा। माय यंगर ब्रदर इन लॉ यूज्ड टू वर्क एज अ रिक्रूटर इन एचसीएल। तो पहले वो यूएस में था, जब शादी हो गई इंडिया सेटल हो गए, तो उसने मेरे को कहानी बताई। कह रहा भैया हम बताया, हम एक बार गए ऑफिस, मेरा पहला दूसरा दिन था, तो एक दो जूनियर हमसे बोलने लग गए, सर कल एक चादर घर से ले आइएगा। तो उसने सोचा पिकनिक वगैरह की गार्डन में चादर में बैठ के सब खाए पियेंगे, तो लेता आया कि सर शाम को धुल के वापस कर देंगे। धुली हुई चादर इसको क्यों धुलोगे? कह रहे नहीं सर फिर ये चादर नीचे गंदी चादर लेके आइए, थोड़ा सॉस सॉस का दाग पड़ा हो। तो उसने जब इंक्वायर किया कि इस डिपार्टमेंट के लोग करते क्या है, तो टेस्टिंग डिपार्टमेंट वाले ये सब काम कर रहे, दिन भर बैठ के 4 बार मोहब्बतें मूवी देख डाले। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? और आप अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो अगला एग्जाम्पल ये आपका होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कितने दुनिया के बड़े बड़े कॉलेजेस से एमबीए करने के बाद भी यही सब लोग करते हैं। क्या कर रहे हैं? हमारी नौकरी लग गई है। कहां लग गई है? के एम बी एल, ये क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखा होगा वेल्थ मैनेजमेंट। क्या लिखा होगा? वेल्थ मैनेजमेंट। तनख्वाह कितनी होगी आपकी? तनख्वाह है मान लीजिए 90,000 रुपए महीना। व्हाट? काम क्या करते हैं? बड़े बड़े करोड़पति लोगों के यहाँ पे अकाउंट्स होते हैं, आपको उनके घर उनके बैंक से पैसा निकलवा के भेजना पड़ता है, उनकी एक्सेल रिपोर्ट बनानी पड़ती है, उनके बिहाफ पे फंड्स का इन्वेस्टमेंट दाएं बाएं जहां वो बोले करना पड़ता है। मतलब यू आर रिच पीपल्स असिस्टेंट, यू आर रिच पीपल्स। समझ में आ गया? और कल को जब एआई वगैरह आ जाएगा, ये सारे जॉब्स इंडिया में खत्म हो जाएंगे, तब रियल आत्महत्या दुनिया में स्टार्ट होगी। तो इसीलिए अगर आप अपने को अपग्रेड नहीं करेंगे लाइक नोकिया, आप सबके थ्रू ठोकिया हो जाएंगे। तो अगर ठोकिया नोकिया नहीं बनना है तो अपना ह्यूमन कैपिटल क्या करना है? बढ़ाते रहना है। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल और नॉट? समझ में आ गया व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? कंफर्म? तो कभी इन दो कौड़ी की नौकरियों मत पड़िएगा। आ डे वुड कम दीज जॉब्स वुड हैव नो फ्यूचर, नो फ्यूचर। और ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो आईआईएम या आईआईटीज वगैरह से पढ़ के निकलते हैं। ये वो अपने बाबू भोला छाप, शंभूनाथ, भोलानाथ, आदित्यनाथ, योगीनाथ, मोदीनाथ, आपनाथ, हमनाथ, ये कह रहा था नाथ, वो सुन रहा था नाथ, मेडिकल कॉलेज, इस तरह के जो कॉलेजेस से बच्चे पढ़ते हैं उनका यही हाल होता है। क्यों? उनके अंदर कोई स्किल है ही नहीं। समझ में आ गया? और इनके पेरेंट्स कौन होते हैं? जो स्कूल में टीचर को एग्जाम के बाद जाके बोलते हैं किताब में तो लिखवाया था 3+2=5, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया आपने 2+3, बच्चे कैसे बता पाएंगे? बच्चा 3+2 रट के गया, 2+3 पूछ रहे हैं, धोखा दे दिया आपने। समझ में आ गया? तो ऐसे लोग अपनी जिंदगी को खुद धोखा देते हैं। समझ गया व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो ठीक से पढ़ेंगे लिखेंगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। सिर्फ 4 आंसर रट के चले गए, 2 कौड़ी का दलिद्दर एग्जाम पास कर लिया, सिर्फ जिंदगी में शादी हो पाएगी, अब तो शायद वो भी ना हो पाए। व्हाट इट क्लियर? तो अपने ह्यूमन कैपिटल को क्या करना है? आपको एनहांस करना है। इसके लिए ज्ञान लेना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। समझे बात को? इसीलिए फोकस करता हूं बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। तो मोहल्ले में बहुत तेरे मिलेंगे, हमारा लड़का ना एचसीएल में इंजीनियर है। क्या काम करता है इंजीनियर सब हमको पता है। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। समझ में आ गया? चलिए, एक दो बच्चे मिले, वो क्या कर रहे हो? सर मर्चेंट नेवी में है। अच्छा, कितनी तनख्वाह? 1 लाख रुपए महीना। अब मोहल्ले वाले बहुत खुश हैं, 1 लाख रुपए महीना। काम क्या करना है? डेक पे पोछा लगाना है। क्या करना है? पोछा लगाना है। समझ में आ गया? तो क्या हुआ, 1 लाख तो मिल रहा है। हाँ, अब आप इतने में खुश हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। द बिगेस्ट थिंग इज हैप्पीनेस, बस वो होना चाहिए। तो क्या पोछा लगाने के लिए इतनी पढ़ाई कर रहे हो? एब्सोल्युटली नॉट। चलिए कुछ डिफरेंसेस नोट डाउन कर लें बच्चों सब लोग, कुछ डिफरेंसेस नोट कर लें। तो मेरा लैपटॉप है फिजिकल कैपिटल, जूम सॉफ्टवेयर जो मैं यूज कर रहा हूं वो भी फिजिकल कैपिटल। बट मेरे को अगर बड़े वीडियो को टॉपिक्स में डिवाइड करना है तो मैं पहले एक बड़ा लेक्चर रिकॉर्ड कर लूं 1 घंटे का, फिर एक वीडियो 15 मिनट का, एक 25 मिनट का है, एक 25 मिनट का है।
उससे अच्छा अगर मेरे अंदर थोड़ी अकल हो, मैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कर दूंगा, ऑटोमेटिकली वो अलग फाइल डेवलप कर लेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ह्यूमन कैपिटल। समझ में आ गई बात? सो ह्यूमन कैपिटल इंटैंजिबल होता है बच्चों, वेयर एज फिजिकल कैपिटल इज टैंजिबल। ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट नहीं होता, रादर एप्रिशिएट होता है। तजुर्बा है, एक्सपीरियंस आ रहा है आपके अंदर। वेयर एज फिजिकल कैपिटल विल अल्टीमेटली डेप्रिशिएट। Physical capital, you can take a car, a machine from one place to another. Human capital का एक प्रॉब्लम है बच्चों। प्रॉब्लम ये है कि अगर जैसे लोग रूरल एरिया में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा शहर वगैरह में आने से डरते हैं, तो यहाँ पे मोबिलिटी इज पुअर, मोबिलिटी इज। बट एक देश के अंदर तो वो इजिली फ्रीक्वेंटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे। बट आप किसी को बोलो कि ओमान में जॉब है, ऑस्ट्रेलिया में जॉब है, न्यूजीलैंड में जॉब है, अमेरिका में जॉब है, पता चला रेसिज्म के शिकार हो जाए, अमेरिका में आपको कोई शॉर्ट डेट कर दे, जाएंगे आप? नॉट एट ऑल। तो विद इन कंट्री ह्यूमन कैपिटल इज एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अमंग कंट्रीज ऐसा थोड़ा कम होता है। फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब सर मेरे पास मशीन थी, 2 साल मैंने चलाई, फिर आपने खरीद ली, बट क्या मैं आपसे आपकी स्किल छीन सकता हूं? क्या मैं आपसे आपकी स्किल छीन सकता हूं? सर आपने छीन ली है स्किल सर। ऑडियो म्यूट नहीं हुआ है, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, क्योंकि बच्चे भी नहीं बोल रहे हैं तो मैं भी नहीं बोल रहा, तो मैंने स्किल छीन ली ना आपकी। तो गूंगे पैरों को छोड़ के बाकी लोग इंटरएक्टिवली पार्टिसिपेट करें। क्या मैं आपकी स्किल आपसे छीन सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करने के लिए देश के सरकार को कुछ पॉलिसीज, कुछ एजुकेशनल अपग्रेडेशन के बारे में सोचना पड़ता है। बट अगर आपके पास एक बेकार सी बकवास सी मशीन थी, आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री में आउटपुट चीजों का बढ़े, तो दोज मशीन्स कैन बी ब्रॉट फ्रॉम सम अदर कंट्रीज। तो फिजिकल कैपिटल को एनहांस करना शॉर्ट टर्म में इजी है, बट ह्यूमन कैपिटल को शॉर्ट टर्म में एनहांस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आपको एक इसका बढ़िया सा एग्जांपल और देता हूं। आजकल एनईपी 2020 के तहत पढ़ाई लिखाई चल रही है, यस और नो? और हर एग्जाम में स्कूल लेवल पे 1/4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से। क्यों? क्योंकि भाई एजुकेशन सिस्टम ये जान चुका है कि आज की जो जनरेशन है, उनको राइटिंग स्किल्स की उतनी जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आई? क्यों? काफी डेटा तो चैट जीपीटी आपको दे देगा। अब आपको ग्रूमिंग की जरूरत है। नेसेसरी राइटिंग स्किल्स आप सीख चुके हैं, बट आप कहेंगे नहीं सर, हमारे मोहल्ले में आइए, 10% लड़के और लड़कियां ऐसी हैं जिनको ये नहीं पता कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग LE से एंड होगी या AL से एंड होगी। समझ में आ गया? क्यों नहीं पता? अब इनको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, बट इफ वी टॉक अबाउट 90% पीपल, दे आर वेल वर्स्ड इन राइटिंग स्किल्स एंड ऑल। तो उनकी स्किल्स को ग्रूम करना है। उनकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स का बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। ये बातें जब IIT काउंसिल ने और नीट वालों को पता लगी थ्रू स्टूडेंट्स, तो उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि भाई बच्चा तो 95% PCM में लेके आ रहा है, बट नीट के स्कोर में या IT के स्कोर में 10 परसेंटाइल का स्कोर है उसका। क्यों? वहां तो रट के पास कर लिया एग्जाम, बड़ा सा आंसर लिख दिया, टीचर ने 6 में से 4 दे दिया। यहां जब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसकी बैंड बच जाती है। इसीलिए 1/4 सिस्टम अब किस तरह के क्वेश्चंस का हो गया बच्चों? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स एनहांस की जाए। समझ में आ गई बात? अब इसमें कुछ टीचर भी ढपोड़संग टाइप के होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछते हैं? दुबई में कौन सी नदी बहती है? गंगा, यमुना, सरस्वती, नन ऑफ दीज। अब दुबई में कहां से गंगा जमुना सरस्वती आ गई? तो आंसर तो नन ऑफ दीज ही होएगा। समझ में आया? इनमें से कहां पे नहाया जा सकता है? रिवर, ओशन, स्विमिंग पूल, एनी ऑफ दीज। बच्चा कहेगा टीचर पागल आगल हो गया है क्या? अरे ओशन में हर जगह नहा सकते हैं, पानी तो हर जगह है। तो कुछ जगह क्वेश्चनिंग की फॉर्मेशन भी ठीक से नहीं होता है। तो इसलिए एनईपी फोकस किस पे करता है? MCQs पे, सो दैट स्टूडेंट्स कैन डेवलप व्हाट? ह्यूमन कैपिटल। बातें समझ में आ रही हैं? बातें समझ में आ रही हैं? बट हमारे हिंदुस्तान में बच्चे कहते हैं अच्छा MCQ आ रहा है, 80 में से 20 नंबर का, ठीक है, ABCD, और ये वाला हमें नहीं आता, किसी से पूछ के बताते हैं। समझ में आ गया? तो ABCD हो गया, बच्चे इसको पास करने का जुगाड़ ढूंढ लिए हैं। क्यों? यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही डपोर्सन टाइप का है। पेरेंट क्या सोचता है? बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा दो बच्चे का,
99% तो पक्का है। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बच्चे की उम्र हो गई 8 साल, उसको पढ़ना चाहिए क्लास 2 में, किसी स्कूल में उसका एडमिशन हो नहीं पा रहा है। जिस स्कूल में हुआ, स्कूल वाले कह रहे हैं भाई साहब नर्सरी में सीट खाली है। किसमें? नर्सरी में। अच्छा ठीक है, दूसरी में एडमिशन करा दो। अब 8 साल का बच्चा अगर नर्सरी में पढ़ेगा, तो जब ये 12वीं में आएगा तो इसकी और टीचर की उम्र में खास फर्क होगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो वो उस सिस्टम में एम्बाइब भी नहीं हो पाएगा, वो टीचर के इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाएगा, वो टीचर को तो अपने बराबर वाला समझेगा, उसकी बात कहां से मानेगा वो? लॉजिक इज गोइंग वेल। तो दूसरे देश हमसे आगे हैं, हमेशा हमसे आगे रहेंगे बच्चों, क्योंकि हम एजुकेशन को समझ ही नहीं पाए आज तक। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एंड ऑलवेज कंफ्यूजिंग इट विद लिटरेसी। समझ में आ गया? पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर वो बच्चे का नंबर नहीं आ रहा। नंबर नहीं आ रहा मतलब? अरे कुछ तो आ रहा होगा, 00, 000। नहीं सर, कम से कम 85% तो आना चाहिए। क्यों? उनकी पढ़ाई के दौरान उनका कभी 80 से ऊपर गया ही नहीं, तो उन्होंने सोच लिया हमारा तो 80 आया अब जिंदगी भर, बच्चे कितना आ जाए? 85। और जब उनसे पूछा था आपका बच्चा होमवर्क कर रहा है? सर ये तो आपका काम है देखना। अच्छा वेरी गुड, एक्सेलेंट। फिर उनसे पूछा आपके घर वाले कितने बच्चे को देखते हैं? सर समय नहीं है तभी तो बच्चे को ट्यूशन क्लास भेजा जा रहा है। ओके वेरी गुड, एक्सेलेंट। बस बच्चा पैदा करके छोड़ दिया और बोल दिया जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, कर ले अपने आप को बर्बाद। अब उनका बच्चा डांस एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, उनका बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा है, उनका बच्चा क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, बट वो ढपोड़ संग जाहिल पेरेंट, हमें अपने बच्चे को आईएएस बनाना है। ये बच्चा एक लकड़ी टुकड़ा है, हमें सोफा बनाना है, स्टूल बनाना है। समझ में आ गया? अभी परसों मेरी डॉटर बोली पापा मेरा डांस करने का बहुत मन करता है, मेरा डांस भी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है मेरे को, और मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। ना आई एम कंफ्यूज कि मैं साइंटिस्ट बनूं, आर्टिस्ट बनूं कि डांसर बनूं। मैंने तुम एक काम करो, तुम सैटरडे संडे आर्ट के क्या करो, मंडे टू फ्राइडे साइंटिस्ट बन के ऑफिस ज्वाइन कर लेना, मिसाइल लॉन्च करना, और जो ड्राइंग है वो मिसाइल के ऊपर ही कर देना। कह रही है ये आंसर आपका ठीक है। और मैंने कहा डांसिंग? कह रहे मैं मिसाइल के अंदर ही कर लूंगी। समझ में आ गया? अरे मैं तो कहता हूँ भैया छोड़ दो, हर बच्चा सही करता है, मेरा कोई स्टूडेंट भीख नहीं मांग रहा है। इज दैट क्लियर? बाकी हर इंसान अगर ये सोच ले कि मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं, तो भैया पहला काम करो, ब्लेड लेके नस काट लो, आत्महत्या कर लो, शायद अगले जन्म में बन जाओगे। तो अगर आपको लगता है कि मुकेश अंबानी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, तो अपॉइंटमेंट लेके उनसे 2 घंटा बात कर लीजिए, ना भड़बड़ा के आंसू से रो दिए तो बताइएगा। ये आपको और हमको लगता है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। सोचिए कितने लोगों की जिम्मेदारी है। कल सुबह मुकेश अंबानी बोल रहे 2850 रुपए का शेयर 285 रुपए का आ जाएगा, मोहल्ले में 2-4 घरों में हलवा पूड़ी बढ़ जाएगा, लाखों रुपए जो रिलायंस के शेयर में लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो उन लोगों को भगवान ने इतना पैसा अपने नहीं दिया है, इसलिए दिया है ताकि वो समाज को आगे बढ़ा पाए, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी दे पाए, आपको हमको शेयर के थ्रू वेल्थ क्रिएट कर पाए। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो ये लेक्चर मेरे पेरेंट्स को जरूर दिखाइएगा जाके कि सर ह्यूमन कैपिटल में इंटरेस्टेड है, फिजिकल कैपिटल में इंटरेस्टेड नहीं है। 16,500 सीट होती है आईटी में, 1,78,000 सीट है नीट में। समझ में आ गया? और आईटी के लिए कितना बच्चा बैठता है? 12 लाख। कहां से इंजीनियर बन जाएगा सब? बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, गारंटी देता हूं नहीं बनेगा। तो सर बच्चे ये क्यों कोटा वोटा जाते हैं, कोचिंग करते हैं? भाई एक्सपोजर मिलेगा, लाइफ में कुछ सीख के आओगे। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने अपने बेटे को जानबूझ के 11वीं 12वीं कोटा भेजा। क्यों? मैंने बेटा तुम यहां रहोगे ना, घर की बड़ी बहू बन जाओगे तुम। हम यहां जा रहे हैं इसको देख लेना, हम वहां जा रहे हैं उसको देख लेना, ये पासबुक बैंक में अपडेट करा दो। तो पुराने जमाने में ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, राम जी को भी भेजा गया था आश्रम, वो कहाँ वाल्मीकि कहाँ पढ़ने गए थे? वो लोग भी ट्यूशन व्यूशन जाया करते थे। तो आश्रम में क्यों भेजा जाता था? ताकि वहां पूरा फोकस किसके ऊपर हो पाए? पढ़ाई के ऊपर हो पाए। यहाँ पिताजी कह रहे हैं हम मम्मी के साथ मौसी बिटिया की शादी में जा रहे हैं, तुम 3 दिन दुकान देख लेना, स्कूल ना जाना। और फिर टीचर के ऊपर आ कहेंगे सर जी नंबर नहीं आए बच्चे के। अरे बच्चे से दुकानदारी करवा लो तो पढ़वा लो, दोनों में से काम एक होगा, दोनों नहीं होगा। समझ में आ गया? अपनी फिजिकल कैपिटल डेवलपमेंट के चक्कर में बच्चे का ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट कम कर देते हैं। समझ में आ गई बात? पक्का? तो मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर बोल रहा हूँ, किसी से डर नहीं, किसी की शर्म नहीं। सुनिए सब की, करिए अपने मन की। जो बोले तुम आईएएस बन जाओ, हाँ बिल्कुल बन जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर वो नहीं हमें नहीं बनना, आधा 1 घंटा बर्बाद कर देंगे सुना सुना के, आपको सुना सुना बर्बाद कर देंगे। और एक वो सबसे दलितर नीच गिरा हुआ आदमी, मौसी जी का लड़का, समझ में आ गया? उसको पिवटल समझ लिया जाता है। देखो मौसी जी का लड़का कैसा है, देखो चला गया कैम्ब्रिज पढ़ने, हिंदुस्तान पढ़ाई बहुत टफ थी इसलिए। समझ में आ गया? अब अगली बार आप भी बोल दीजिएगा जरा मौसी जी की मार्कशीट आज निकलवाइए,
पहले मौसी जी की मार्कशीट आपके साथ मैच होगी, फिर हमारी मार्कशीट मौसी के लड़के के साथ मैच होगी, उसके बाद घर में जूता चप्पल लात हो जाएगा, दिवाली मन जाएगी उस दिन, और उसके बाद कोई बात ही नहीं होगी इस विषय पे। समझे इस बात को भाई? तो हर इंसान अपने जीवन में अच्छा करता है, ऐसी बात नहीं है। एवरीबडी पोसेसेस सम स्किल। मैं अपने खानदान में सबसे ढपोड़संग स्टूडेंट था, सबसे ढपोड़संग। जितना लो मैं स्कोर करता था कोई नहीं स्कोर करता था, कोई नहीं। बट टुडे आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन माय फैमिली अमंग ऑल द चिल्ड्रन। कोई नौकरी वोकरी करके बाहर चला गया, एक दो दीदी लोग तो डॉक्टर डॉक्टर बन गई, हस्बैंड भी कमा रहा है, दीदी भी कमा रही है, उन्होंने बच्चों को ऐसे बढ़ते हुए देखा, a+b² की इक्वेशन की तरह। क्यों? सुबह ऑफिस निकल गए, मेड बच्चा पाल रही है, शाम को घर आए, मेड ने बच्चा सुला दिया, तो उनका बच्चा ऐसे बढ़ रहा है। एक दिन कंफ्यूज हो गया, चाहिए हमारे बच्चे है क्या, पहले तो इतना 3 साल पहले इतना बड़ा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपने अंदर स्किल्स लाइए, स्किल इंप्रूव करिए। अगर सब लोग सीए ही बन जाएंगे तो अरिजीत सिंह की जगह गाना कौन गाएगा? तो सोसाइटी में हर तरह का इंसान चाहिए, और ये टाइम टेबल आपको ऊपर वाले ने फिक्स करके भेजा हुआ है। किसी के कहने पे आईएएस का फॉर्म मत भरिएगा, किसी के कहने पे बीटेक का फॉर्म मत भरिएगा, किसी के कहने पे ड्राइंग क्लास मत जाइएगा, किसी के कहने पे डांस क्लास मत जाइएगा। जो अपना दिल बोले वो करो। सर दिल बोलता है हड़प्पा तो हड़प्पा कर लो। समझ में आ गया? मेरी आर्ट टीचर बहुत मार मारती थी, कह रही आपके लड़के को ड्राइंग नहीं आती। मैं बना के दिखाता हूँ। बस कुल इतनी आर्ट मेरे को आती है, इससे ऊपर मेरे को आर्ट नहीं आती है। जरूरत क्या है? पापा ने 11वीं में बोला इंग्लिश की कोचिंग क्यों जाते हो? मैंने कहा मेरा स्कूल दूसरा हो गया, दोस्तों का स्कूल दूसरा हो गया, मेरी दोस्ती छूट जाएगी, तो भाई वहां दोस्त यार कम से कम मिल जाते हैं। पापा ने कहा वाह वाह वाह, रईसों की औलाद वाह, दोस्ती निभाने कोचिंग जाना है। खैर हम तो गरीबों के जमाने में पढ़े, फीस हुआ करती थी 200 रुपीज। टीचर पापा की जान पहचान के थे तो हमको डिस्काउंट मिलता था, 150 रुपये फीस हुआ करती थी उस समय। अरे बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, ये 1996 की बात है, जब हमारा एडमिशन 10वीं में हुआ था। समझ में आ गया? तो इंग्लिश पढ़ने जाते थे, टीचर बोलते थे ऐसे कहाँ है, मैंने सर वो हाथ दर्द कर गया 2 पैराग्राफ लिखने के बाद। और इंग्लिश में मेरा बोर्ड एग्जाम में भी शायद 49 मार्क्स आया था, इन्वर्टेड 94 आई यूज्ड टू से। तो पापा बोले बस ये नंबर लेके आए हो? मैंने कहा अकाउंटेंसी में 90 है, वो नहीं नजर आ रहा है, इसमें काहे कम आया? मैंने कहा इसकी कोचिंग की फीस कम थी, इसमें कम आया, इसकी कोचिंग फीस ज्यादा थी, लगाया MUX = PX। कह रहे तुमसे तो बात ही करना बेकार है। समझ में आ गई बात बच्चों? अब नहीं मन लगता, और आईएससी की इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट, इतनी डिफिकल्ट, पूरा मेरा जबड़ा हिल गया शेक्सपियर पढ़ पढ़ के। और कह रहे नहीं इंग्लिश में नंबर क्यों नहीं कमाया? अरे इतना ही आ गया, मैं तो 40 सोच के बैठा था, 49 आया। 22.5% का ग्रोथ नहीं नजर आता है, 51% की नॉन मेजोरिटी नजर आती है। यहाँ पे देखने का नजरिया है। समझ में आ गया? और आप कंपेयर कर लीजिए इंग्लिश का टीचर कितना कमाता है दुनिया में, फिजिक्स मैथ्स और अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का टीचर कितना कमाता है। मैं तो और बच्चे से बोलता हूँ एक लैंग्वेज पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, अकाउंटेंसी पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो। समझ में आ गया? और बढ़िया सब सब्जेक्ट का ट्यूशन चला दो, जितना कमा लोगे कोई नहीं कमा पाएगा इतना पैसा। ह्यूमन स्किल डेवलप करिए अंदर। व्हाट? ह्यूमन स्किल। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए तो आज कुछ खोज के लाइएगा, देखिएगा आपके अंदर क्या स्किल है, आप किसको कितना डेवलप करना चाहते हैं। झूठ बोलने की स्किल ना डेवलप कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।